हाइब्रिड समुद्री संस्कृति 17वीं सदी का वैश्विक जहाजी बदलाव। कल्पना कीजिए कि आप 17वीं शताब्दी के पूर्वी चीन सागर में एक व्यापारिक जहाज के डेक पर खड़े हैं, जहां प्रशांत महासागर की लहरें वैश्विक नौवहन में हो रही एक क्रांति को छिपाए हुए हैं। पहली नजर में ये जहाज एक क्लासिक चीनी जंग की तरह दिखता है। इसका ऊंचा पिछला हिस्सा और मजबूत खंडों में बटा हुआ ढांचा इस क्षेत्र के किसी भी नाविक के लिए एक परिचित दृश्य है। लेकिन जैसे ही हवा पाल को छूती है, आप एक अद्भुत विसंगति देखते हैं। इस जहाज पर यूरोपीय शैली की रिंगिंग अर्थात मस्तूल और रस्सियों का ढांचा लगा है। ये एक ऐसा तकनीकी मेल है जो इसे पारंपरिक पालों की तुलना में अधिक सटीकता के साथ हवा के विपरीत चलने की अनुमति देता है। ये जहाज उस हाइब्रिड समुद्री संस्कृति का भौतिक रूप है जो 17वीं शताब्दी के दौरान फली फूली थी। इस जहाज पर मौजूद मानवीय तत्व भी उतने ही विविधतापूर्ण हैं। जापानी व्यापारी अक्सर लहरों के पार अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए विशेषज्ञों की एक विविध मंडली को काम पर रखते थे। डेक के नीचे नेविगेटर के कैबिन में आप पुर्तगाली और चीनी नेविगेटरों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए देख सकते हैं। उनके सिर एक साझा दस्तावेज पर झुके हैं जो दुनिया के किसी भी अन्य चीज की तरह नहीं दिखता। ये एक पॉलीवोकल पोर्टोलन है, एक दोहरी भाषा वाला समुद्री चार्ट जो दो दुनियाओं के बीच एक सेतु का काम करता है। ये चार्ट केवल अनुवादित नहीं थे, वे ज्ञान का संगम थे। वे पश्चिमी मानचित्र कला के गणितीय ग्रिड वर्क को शामिल करते थे। साथ ही इसमें एशियाई तटों के खतरनाक रेतीले किनारों पर नेविगेट करने के लिए आवश्यक स्थायी भाषाई संकेत और मील के पत्थर भी होते थे। ये सहयोग वैश्विक प्रारंभिक आधुनिकीकरण की पहचान था। ये एक ऐसा काल था जहां सांस्कृतिक विरासत को गोद लेने की आदत केवल यूरोप से एशिया की ओर एक तरफा नहीं बहती थी, बल्कि ये काफी हद तक एक पारस्परिक प्रक्रिया थी। एक चीनी जंग पर मौजूद पुर्तगाली नेविगेटर कोई विजेता नहीं था, बल्कि एक विशेषज्ञ पेशेवर था जिसे पहले से मौजूद एशियाई वाणिज्यिक प्रणालियों में शामिल कर लिया गया था, जो प्रणालियां अक्सर यूरोपीय प्रणालियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और लचीली थीं। ये वास्तविकता पुराने 1492 स्कीमा को चुनौती देती है, जो अक्सर पश्चिम के उदय को एक ऐसी कहानी के रूप में चित्रित करता है जहां यूरोपीय तकनीक ने एक स्थिर पूर्व को अभिभूत कर दिया था। इसके विपरीत ऐतिहासिक स्रोत एक इंटरैक्टिव डोमिनेंस का सुझाव देते हैं, जहां सफलता सांस्कृतिक सीमाओं के पार अनुकूलन करने, नकल करने और नवाचार करने की क्षमता पर टिकी थी। जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक अभिलेखागार अक्सर उनके अपने शिपिंग मार्गों के सतही नेटवर्क को उजागर करते हैं, वहीं इन हाइब्रिड क्रू का अस्तित्व एशियाई व्यापार के बहुत बड़े डीप वेब की ओर इशारा करता है। इस अदृश्य दुनिया में यूरोपीय विशेषज्ञता को अक्सर एशियाई संगठनों द्वारा अपने अधीन कर लिया जाता था, जैसे कि शक्तिशाली झेंग परिवार, जिनका राजस्व पूरी डच कंपनी वीओसी से भी अधिक था। यूरोपीय रिंगिंग और बहुभाषी चालक दल वाला हाइब्रिड जंग इस वैश्विक जुड़ाव का प्राथमिक वाहन था। अंततः दोहरी भाषा वाले चार्ट का उपयोग करने वाला पुर्तगाली नेविगेटर एक ऐसी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जो कम संकीर्ण और अधिक परस्पर जुड़ी हुई हो रही थी। ये साबित करता है कि प्रारंभिक आधुनिक युग में सबसे सफल खिलाड़ी वे थे जिन्होंने समुद्र की इस हाइब्रिडिटी को अपनाया।